हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को एक नज़र में देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को देखते हैं। पहला है भाग एक में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना से उल्लेखित संबंधित है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 4 राज्य निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। अब देखिए भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने के समय में नागरिकता जो थी उसका उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 7 में भारत से जो पाकिस्तान गए उनके नागरिकता के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता का समापन नागरिकता कैसे समाप्त होगी, किस किस स्थिति में नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता बनी रहेगी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाता है फिर भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी, किस स्थिति में, इसका वर्णन अनुच्छेद 10 में है। और संसद की शक्ति, नागरिकता संबंधित जो है सभी शक्तियां संसद के पास है, अनुच्छेद 11 के तहत। अब बात करते हैं भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद जो है 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का संबंध जो है अनुच्छेद 12 से 35 में है। और अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार संबंधी राज्यों की परिभाषा दी गई है, जो केवल भाग 3 के लिए लागू है, यानी मौलिक अधिकार के लिए सिर्फ लागू है। वो राज्य की परिभाषा के राज्य कैसे होंगे, राज्य किन्हें राज्य कहा जाएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है, अनुच्छेद 13 के तहत। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत है? सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 13 के तहत है। अनुच्छेद 13(1) में संविधान के पूर्व बने कानून का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 13(2) में संविधान के बाद बने कानून का उल्लेख है मौलिक अधिकार संबंधित। अब बात करते हैं हम लोग मौलिक अधिकार के जो महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं, हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। इसमें 6 में पहला देखें हम लोग समता का अधिकार। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। अब देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख है। 15(1) की बात करें, किसी भी भारतीय नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 15(1) के तहत। वहीं किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15(2) के तहत। महिलाओं तथा बच्चों को विशेष उपबंध है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15(3) के तहत। एसटी और एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल से संबंधित लोगों के लिए विशेष शिक्षा का जो विशेष आरक्षण है वह अनुच्छेद 15(4) के तहत है। तो यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को शिक्षा में विशेष आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15(4) में है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15(3) में है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 14 का कोई अपवाद नहीं है, विधि के समक्ष समानता का कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है 15(5) में जो है ओबीसी को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण का प्रावधान है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि ओबीसी को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 15(5) के तहत है। इसी तरह लेटेस्ट में यह आया क्वेश्चन है, आ सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 15(6) और 15(6) में जो है ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था है शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए।
वही बात करते हैं अब अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का उल्लेख है, और अवसरों की समानता का उल्लेख है किसमें? तो अनुच्छेद 16(1) में। 16(1) में क्या कहता है कि लोक नियोजन तथा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(1) के तहत है। 16(2) में है किसी भी भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 16(2) के तहत। निवास की अर्हता, नौकरी में निवास की अर्हता जो है यह 16(3) के तहत है। यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग, SC, ST, OBC महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 16(4) के तहत। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोई भी राज्य SC, ST या OBC या महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत। जैसे बिहार सरकार महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दे रही है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत। धार्मिक पदों के लिए धर्म संबंधी योग्यता अनुच्छेद 16(5) से संबंधित है। EWS को नियुक्ति या पदों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण या नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(6) में है। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। वही अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। वैसी उपाधियां जो मानद उपाधियां दी जाती थी तो उसमें अंत है। कुछ उपाधियां हैं जो अभी भी दी जाती हैं, जिसमें पहला बात करें सैन्य 18(1) में जो है सैन्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपाधियां दी जा सकती हैं। कहा गया है कि सैन्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपाधियां दी जा सकती है, यह मान्य है। उसके अलावा किसी भी भारतीय को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा किस अनुच्छेद के तहत? 18(2) के तहत। यदि कोई भी व्यक्ति भारत का विदेश में रहता हो और वह उपाधि लेना चाहता है या उपाधि उसको मिल रही है तो वह राष्ट्रपति से परमिशन ले सकता है, ले करके उपाधि ले सकता है। अनुच्छेद 18(2) के तहत परमिशन ले सकता है। वहीं भारत में कार्यरत किसी भी विदेशी नागरिक को उपाधि अगर लेने से पहले राष्ट्रपति से पूछना होगा। यानी कोई भी व्यक्ति यदि भारत में रहता है जो विदेशी है, अगर वह विदेशों से फिर उसे उपाधियां मिल रही है तो वह ले सकता है 18(3) के तहत, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद। 18(4) में जो है भारतीय या विदेशी को किसी भी देश से उपहार लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। यानी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है किसी भी देश के साथ से उपहार लेने में। अगर वह भारतीय हो या विदेशी हो जो भारत में रहता है तो उसे उपहार लेने में राष्ट्रपति का परमिशन जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 से संबंधित है। अनुच्छेद 1(a) में विचार एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अर्थात कहीं भी व्यक्ति घूम सकता है, रह सकता है, जा सकता है, विचरण कर सकता है। अनुच्छेद 19(1) के तहत 1(a) के तहत। शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत है। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत कोई भी व्यक्ति संघ बना सकता है, संघ बनाने का अधिकार है। या इसे हम लोग कह सकते हैं राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1)(c) से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत भ्रमण, मतलब भ्रमण करने का अधिकार। भ्रमण करने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(1)(d) से संबंधित है। वहीं निवास का अधिकार, यानी भारत में कहीं भी बसने, कहीं भी रहने की अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति को है, अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत है। संपत्ति का अधिकार जो है 19(1)(f) से संबंधित था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 19(1)(g). 19(1)(g) के तहत जो है व्यापार का अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, व्यापार करने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत है। अनुच्छेद 19(2) में जो है आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का निबंधन है। यानी अनुच्छेद 19(1) में जितने भी प्रावधान हैं इन उपबंधों का निबंधन हो सकता है कब? आपातकाल की स्थिति में। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 से संबंधित है। वहीं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में।
और अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि 6 वर्ष से यहाँ पे 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था 21 क में या 21(1) में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, लक्षण है यहाँ पे संरक्षण होगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत मिलती है, तो अनुच्छेद 22 के तहत। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरे प्रकार की जो मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार या बालात श्रम प्रतिबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम प्रतिबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम प्रतिबंधित है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24 के तहत, यानी 14 वर्ष से नीचे के बच्चे यदि कोई जोखिम भरे कार्य करते हैं तो उन्हें उसके कराने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है, अनुच्छेद 24 के तहत। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा जो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 26 संबंधित है। धार्मिक कार्यों में कर न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 में वर्णित है। धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में वर्णित है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकता है और कोई व्यक्ति किसी धर्म की शिक्षा दे सकता है, यह अनुच्छेद 28 में वर्णित है। अब पांचवें जो मूल अधिकार है उसमें देखें हम लोग शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने की स्वतंत्रता है, यानी जो व्यक्ति अल्पसंख्यक हैं यानी उनकी संख्या कम है हमारे देश में, तो वे अपनी भाषा, लिपि बनाए रखने की उन्हें स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 29 के तहत है। वहीं अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद वर्णित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों को बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापना करने की अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 30 संबंधित है। वहीं बात करें छठे अधिकार की, जो मौलिक अधिकार में जो है एक छठा जो था संपत्ति का अधिकार, जो मूल संविधान में निहित था, जो एक अनुच्छेद 31 से संबंधित है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, जिसे उसके बाद इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया है अनुच्छेद 300 क में। अब बात करते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 33 में भाग 3 में शक्तियों को लागू करने की शक्ति, भाग 3 में जो जितनी भी शक्तियां हैं उसको लागू करने की शक्ति संसद के पास होगी। अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 34 में जो है भाग 3 की शक्तियों की सेना विधि के समय निर्बंधन का उल्लेख अनुच्छेद 34 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 35 में भाग 3 की शक्तियों के लिए विधान का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जो 36 से 51 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा होगी, यानी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित राज्य की परिभाषा किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 36 में वर्णित है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 37 के तहत है। अब बात करते हैं हम लोग सामाजिक व्यवस्था की। सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 से 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था पर के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 39 से संबंधित है। और अनुच्छेद 39 क जो है उसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि विधिक सहायता लेने में अगर अक्षम है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है बिना पैसे के निःशुल्क जो है विधिक सहायता ले सकता है। वहीं बात करें अनुच्छेद 40 में
गांधी जी के राम राज्य, गांधी जी ने जो राम राज्य की परिकल्पना की थी उसका उल्लेख है, राम राज्य अर्थात पंचायती राज का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। अब बात करते हैं हम लोग समाज की सहायता की। राज्य के नीति तत्व से संबंधित जो है दूसरी जो है मुख्य है समाज की स्वतंत्र सहायता, जो अनुच्छेद 41 से 44 में वर्णित है। अनुच्छेद 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में, यहाँ पे दशकों नहीं होगा, दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। जो व्यक्ति है कुछ दशाओं में उसे काम दिया जा सकता है, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में कहा गया कि प्रसूति में सहायता, प्रसूति में सहायता जो है अनुच्छेद 42 तहत की जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्यों में जो है महिलाओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था बनी रहती है ताकि प्रसूतिकरण में उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अनुच्छेद 42 में प्रावधान किए गए हैं। वहीं मजदूरी में सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। 43 का में प्रबंधन में सहभागिता का उल्लेख जो है 43 का में वर्णित है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 संबंधित है। समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 संबंधित है। अभी वर्तमान में यह गोवा में लागू है, अभी हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की बात चल रही है। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा का उपबंध जो है अनुच्छेद 45-46 में है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 45 के तहत है, और जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। अनुच्छेद 46 जो है, अनुच्छेद 46 SC ST OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान से संबंधित है, किस अनुच्छेद के तहत? अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति तत्व से संबंधित किस अनुच्छेद में SC ST और OBC को शिक्षा में विशेष प्रावधान का उल्लेख है या वर्णित है? तो अनुच्छेद 46 में। वहीं बात करते हैं स्वास्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है राज्य के नीति तत्व संबंधी? तो अनुच्छेद 47 और 48 में है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख है। और 48 क में ही वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है, जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। और वन्य जीव व पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48 क में। अब बात करते हैं हम लोग कर्तव्य की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो है कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 49 से 51 में है। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है, हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि वो क्या करें। अनुच्छेद नागरिकों का कर्तव्य है नहीं, नागरिकों का कर्तव्य तो है, राज्य का कर्तव्य है, सॉरी, राज्य के नीति तत्व में राज्य का कर्तव्य है कि ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करे, अनुच्छेद 49 के तहत। वही कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 वर्णित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में राज्य सरकार जो है केंद्र की मदद करे, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। वहीं बात करते भाग 4 क जोड़ा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसे मूल कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। और मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में जो है केंद्रीय प्रशासन का उल्लेख है। केंद्रीय प्रशासन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 से 151 तक वर्णित है। और इसके जो पहला अध्याय है उसमें कार्यपालिका का जो उल्लेख है उसमें पहला है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में जो उपबंध है, अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई है। और अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 56 में राज्यपाल के कार्यकाल, सॉरी यहाँ पे कार्यालय नहीं कार्यकाल होगा, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 58 में योग्यता नहीं राष्ट्रपति की अर्हता क्या है उसका वर्णन अनुच्छेद 18 में है। और राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं यह अनुच्छेद
योग्यता जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 में जो है शर्तों का उल्लेख है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है कि ठीक है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में पद से हटाना, राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और नए राष्ट्रपति बनने की अवधि जो होती है कि कितना माह के अंदर में नए राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 में यह वर्णित है। अब ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति मतलब किसी भी व्यक्ति को, कोई भी मुजरिम है उसे क्षमा कर सकता है, क्षमादान दे सकता है, इसकी शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। वहीं राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 111 के तहत दी गई है। नेक्स्ट है दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का संबंध जो है अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 के बीच उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 63 संबंधित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के तौर पर कार्य, यानी राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो अनुच्छेद 65 के तहत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यहाँ पे कार्यकाल होगा, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या क्या है, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 67 में है। नए राष्ट्रपति बनने की अवधि जो है अनुच्छेद 68 में है। और उपराष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 69 से संबंधित है। ये जो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 74 से 78 तक है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी, यानी राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 75 में दिया गया है। 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। वहीं 75(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी प्रधानमंत्री की सलाह पर। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75(2) के तहत। 75(3) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो यह जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने से मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे तो उस समय मंत्रिमंडल भंग हो सकता है अनुच्छेद 75(3) के तहत। वहीं 75(4) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री पद जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति जो कहेगा उसके अनुसार कार्य उसे करना होगा। अनुच्छेद 75(5) में जो है कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, इसका वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में है। समस्त काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, भारत सरकार की जितनी भी कार्य होंगी वह राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 77 के तहत की जाएगी। अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 78 में किया गया है। अब बात करते हैं दूसरा विधायिका की। विधायिका का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक वह है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद होगी, भारत का एक संसद होगा। अनुच्छेद 79 में कहा गया, 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगा। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और उसके बाद 81 में लोकसभा है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन, इसलिए राज्यसभा का पहले अनुच्छेद है, लोकसभा का बाद में है। अनुच्छेद 82 में कहा गया कि परिसीमन आयोग होगा। परिसीमन आयोग का संबंध अनुच्छेद 82 से है। वहीं संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। संसद के सदस्यों की अर्हता क्या होगी उसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाना या विघटन किया जाना, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, उसे समाप्त कर सकता है, विघटन कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85(1) में कहा गया कि संसद के प्रत्येक सदन की बैठक के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 85(1) में कहा गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संसद के प्रत्येक सदन के बीच बैठक का अधिकतम सीमा कितना दिन हो सकता है, तो 6 माह तक। 6 माह के पहले क्या होना चाहिए? बैठक होना चाहिए। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 85(1) के तहत है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 86 अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 से संबंधित है। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी जो है एकमात्र गैर संसद का सदस्य है जो संसद की बैठक में भाग लेता है लेकिन मतदान में भाग नहीं लेता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन संसद में कौन सा व्यक्ति है जो बैठक में भाग लेता है परंतु मतदान में नहीं, तो महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। यानी राष्ट्रपति का मुख्य रूप से कानूनी सलाहकार के रूप में यह जाना जाता है, मुख्यतः कानूनी सलाहकार होता है। अब ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है। सभापति एवं उपसभापति तथा उप अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अर्थात और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख अनुच्छेद 97 में मिलता है। अनुच्छेद 98 में लोकसभा में गण पूर्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 101 में रिक्तियों का संबंध है कि कितनी तक खाली रह सकती है, कितना दिनों तक रह सकती है, इसका उल्लेख। लोकसभा की सीटों के उल्लेख जो है इसमें रिक्तियों का 101 में है। लाभ का पद यानी कोई भी व्यक्ति जो सांसद बन रहा है, विधायक बन रहा है, तो उसका जो लाभ का पद क्या है उसका जो है 102 में वर्णित है। लाभ का पद निर्धारित करेगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 103 के तहत संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 105 में है। संयुक्त अधिवेशन होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया? मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा, इसका उल्लेख किसमें किया गया? तो अनुच्छेद 108 में कहा गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 110 में कहा गया है। ठीक है, अगर धन विधेयक कोई विधेयक है या नहीं है, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसमें निर्णय लेता है। ठीक है, अब वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में वर्णित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 112 की। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। यानी बजट पेश की जाती है किस अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद संबंधित? अनुच्छेद 114 से। लेखा अनुदान किस अनुच्छेद संबंधित? 116 से। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद संबंधित? 123 से। यानी राष्ट्रपति कोई भी विषय पर कानून लागू कर सकता है, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जो है अधिकतम 6 माह तक रहती है और इसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में इसे पास की जाती है। पास करने के बाद ये कानून बनती है। यदि पास नहीं होगा तो ये कानून नहीं बनेगी, सिर्फ अध्यादेश रह जाएगा और अध्यादेश पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत वर्णित है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका का उल्लेख जो है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे पहले बात करें सर्वोच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, यानी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 124 में कहा गया है। 124(2) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। 125 में कहा गया है कि न्यायाधीशों का वेतन होगा। न्यायाधीशों का कितना वेतन होगा, क्या होगा? न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान 125 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का प्रावधान। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान जो अनुच्छेद 126 में है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 127 में है। उच्चतम न्यायालय की बैठक में न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन जो है अनुच्छेद 128 में है। कितना बैठ सकते हैं कितना नहीं, इसका उल्लेख 128 में है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 129 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 130 में वर्णित है। अनुच्छेद 131 में आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 131 में है। संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 132 के तहत, यानी संवैधानिक मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी मामलों में अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 133 के तहत। फौजदारी मामलों में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? 134 के तहत। विशेष मामलों में अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? 136 के तहत। न्यायिक पुनराविलोकन, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी जजमेंट दे चुका है उसका फिर से पुनः वो जजमेंट देना चाहता है, दे सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत। 139 में जो है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट जारी करने की शक्ति है। सॉरी, यहाँ पे जो है कोर्ट नहीं होगा, यहाँ पे रीट होगा। सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 139 के तहत है। यहाँ पे रीट होगा। रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो 139 के तहत है। 143 में सलाह की शक्ति दी गई है कि 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति सलाह मांगेगा
तो राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यह अनुच्छेद 143 कहता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 143 के तहत, परंतु सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा है, और दूसरा बात करें हम उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो अनुच्छेद 215 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 226 के तहत है। अब बात करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 233 में है। और अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना का से संबंधित कौन सा है, तो अनुच्छेद 233 है। अब बात करते हैं कैग की। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होगा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 148 में कहा गया है। और उनका जो है मतलब पद के प्रावधान और उनकी जो नियुक्ति का उल्लेख 148 में है। कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख, कैग के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। कैग के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद जो है 150 में है। और कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 151 के तहत। अब बात करते हैं भाग 6। भाग 6 में राज्य के प्रशासन का उल्लेख है। राज्य का प्रशासन अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक वर्णित है। जिसमें राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल का उल्लेख है। 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का एक पद होगा। राज्यपाल के पद का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की शक्तियां अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में। राज्यपाल के कार्यकाल कितने साल के होंगे, यह 156 में है। राज्यपाल की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या है, 157 में है। राज्यपाल के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं राज्यपाल बनने के लिए, 158 में है। राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत करता है। राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 160 के तहत होता है। राज्यपाल को क्षमा की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल को। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्य के लिए जो है मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो अनुच्छेद 163 में है। और मंत्रिपरिषद होगा तो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 164 में 164(1) में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164(2) के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के लिए उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 164(3) में वर्णित है। अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए उत्तरदायी है। यानी मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है। 165 में कहा गया है अनुच्छेद की महान्यायवादी महाधिवक्ता होगा। जैसे जो है वहाँ पे केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। प्रत्येक राज्य में जो है एक महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो अनुच्छेद 167 में है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में वर्णित है। अब बात करते हैं राज्य के विधानमंडल की। तो राज्य के विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य के विधानमंडल का उल्लेख है। 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगी। 168 में कहा गया है। विधान परिषद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 169 में कहा गया कि राज्य के लिए क्या होगी, विधान परिषद होगी। और विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में वर्णित है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के वीटो की। राष्ट्रपति को जो है वीटो पावर दिया गया है अनुच्छेद 111 के तहत। ये आत्यांकित वीटो है जिसे पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद पॉकेट वीटो राष्ट्रपति लगाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत करता है। वहीं बात करें हम लोग राज्यपाल के वीटो की। राज्यपाल जो है आत्यांकित वीटो जो है या पॉकेट वीटो जारी करता है अनुच्छेद 200 के तहत। निलंबनकारी वीटो जो है अनुच्छेद 163 के तहत। और स्वविवेक वीटो जारी करता है 201 के तहत, अनुच्छेद 201 के तहत। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के लिए। तो अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 239 में है। संसद के द्वारा विधानसभा चलाई जाएगी। इसका उल्लेख जो है 239(a) में है।
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, अनुच्छेद 240 में कही गई है। और संसद के द्वारा जो है उच्च न्यायालय चलाया जाएगा, जो है अनुच्छेद 241 में वर्णित है। सॉरी, यहाँ पे संसद के द्वारा मतलब संसद मतलब चाहेगी कि इसको किस उच्च न्यायालय के साथ जोड़ा जाए, तो इसका प्रावधान जो है 241 में है। बात करते हैं भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज में जो है 243 में ए से ओ तक वर्णित है। 243 में कहा गया है कि पंचायतों की परिभाषा दी गई है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 243 Z1 ZI, जो इसे बोलते हैं हम लोग सहकारी समिति का उल्लेख है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। इसके बाद जो है भाग 10 में जो है SC ST क्षेत्र से संबंधित है, जिसे 244 A में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC घोषित कर सकता है, यानी किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति SC घोषित कर सकता है, यानी शेड्यूल कास्ट के रूप में घोषित कर सकता है। शेड्यूल कास्ट का क्षेत्र यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकता है तो 244 के तहत। और राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति यानी ST क्षेत्र घोषित कर सकता है अनुच्छेद 244 एक के तहत या 244 ए के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के संबंधित है, तो अनुच्छेद 245 संबंधित है। अनुसूची 7 के अनुसार सूची का विभाजन किस अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 246 संबंधित है। नदी जल विवाद निपटारा का उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 262 में है। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है। संचित निधि का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि है। 267 में आकस्मिक निधि। 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन है। 292 में केंद्र सरकार जो है विदेशों से जो ऋण लेती है उसका उल्लेख 292 में है। राज्य सरकार ऋण लेती है केंद्र सरकार से अनुच्छेद 293 के तहत। और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि संपत्ति का कानूनी अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत। संपत्ति जो है पहले ये जो है मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है, वैधानिक अधिकार कर दिया गया, अनुच्छेद 300 क के तहत है। 301 में जो है व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 301 के तहत है। 310 में कहा गया है कि लोक सेवक अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत व राज्य सेवाओं में राज्य के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है। अर्थात कोई भी लोक सेवक जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह भारतीय सेवा में रह सकता है, और राज्य की बात करें तो वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वह भारतीय सेवा में रह सकता है अनुच्छेद 310 के तहत। अनुच्छेद 311 में कहा गया कि लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 311 के तहत दिया गया। नहीं, लोक सेवक अपने कार्य पर कार्यरत रहेगा, अपने पद पर कार्यरत रहेगा तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 311 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो अनुच्छेद 312 में किया गया है। PSC और UPSC JPSC आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में है। और UPSC संबंधित जो नियुक्तियां हैं इसका उल्लेख अनुच्छेद 316 में है। और इनको कैसे हटाया जा सकता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 317 में है। 324 में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस समय है, तो अनुच्छेद 324 में है। वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 326 संबंधित है। लोकसभा में SC और ST के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद संबंधित है, 330 से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का उल्लेख किसमें है, तो 331 में है। विधानसभा में SC ST के आरक्षण का उल्लेख किसमें है, 332 में। विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन का उल्लेख 333 में है अनुच्छेद। और शेड्यूल SC मतलब जो है शेड्यूल कास्ट आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग का संबंध जो है 338 से है। 338 ए में जो है शेड्यूल ट्राइबल यानी अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुसूचित OBC का आयोग का उल्लेख जो अनुच्छेद 340 में। 341 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी जाति को SC घोषित किया जाना, यानी कोई भी जाति को SC यानी शेड्यूल कास्ट में घोषित कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत। वहीं राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत किसी भी जाति को ST यानी अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है, यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 343 में जो है संघ की भाषा का उल्लेख है। और 343 में कहा गया है कि भारत की राज्य भाषा हिंदी होगी और यह देवनागरी भाषा में होगी। लिपि जो होगी इसकी देवनागरी होगी, भाषा इसकी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग का उल्लेख है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य भाषा आयोग का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 344 में है। राज्य की भाषा का उल्लेख मतलब प्रत्येक राज्यों की अलग भाषा होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 345 में है। मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 350 के तहत मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख 352 में है। संवैधानिक आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में है। 361 में राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख 361 में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 361 के तहत। संविधान में संशोधन का उल्लेख 368 में है। और जम्मू कश्मीर राज्य के उपबंध में अस्थायी उपबंध की बात करते संबंध में तो अनुच्छेद 370 में दिया गया है। अन्य राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध का उल्लेख जो अनुच्छेद 371 में है और 395 में निरसन का उल्लेख है। तो इस तरीके से जो है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने देखा तेजी से। हो सकता है इसमें अगर कहीं मिसप्रिंट हो, मिस्टेक ऐसे तो संभावना कम है, यदि होगी तो आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके, उसको मैं सुधार दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा जो व्यक्ति कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।